महंगाई की चिंता से फिसले अमेरिकी बाजार। एस&पी में 8 दिनों की रिकॉर्ड तेजी पर ब्रेक। डाउ 100 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद। टेस्ला का शेयर 12% टूटा। और एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। एक्सजीएक्स निफ्टी 100 अंक गिरकर 18,000 के नीचे फिसला। हैंग सेंग और निकाई में भी दबाव। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी। ब्रेंट के भाव $85 के पार। अमेरिका में यात्रा पाबंदियों में ढील से मिला बूस्ट। एफआईआई कैश मार्केट में लगातार चौथे दिन बिकवाली। 4 दिनों में कैश में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे, लेकिन डीआईआई की लगातार खरीदारी जारी। आईजीएल के अनुमान से अच्छे नतीजे। मुनाफा 26% बढ़ा। वहीं पेट्रोनेट के नतीजे भी दमदार। आय में करीब 30% का उछाल। वायदा बाजार में एलेंबिक फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बर्जर पेंट्स और इंडिया सीमेंट समेत 7 कंपनियां जारी करेंगी नतीजे। वहीं कैश में जोमेटो, आरबीएनएल समेत नतीजों की लंबी लिस्ट। नायका की लिस्टिंग आज। आईपीओ को मिला था करीब 82 गुना का जोरदार सब्सक्रिप्शन। इशू प्राइस ₹1125। पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी मौका। दूसरे दिन तक सिर्फ 48% भरा इशू। वहीं सफायर फूड्स का आईपीओ पहले दिन करीब 50% भरा। और आज से 12 नवंबर तक खुलेगा लेटेंट व्यू का आईपीओ। इशू से 600 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। प्राइस बैंड 190 से 197 रुपए के बीच। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग संदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार के लिए पहली रणनीति। ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और प्राइमरी मार्केट में भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी सारे नतीजे आज आने वाले हैं, वायदा बाजार से भी और कैश सेगमेंट से भी। तो इन सभी नतीजों पर भी हमारी नज़र रहेगी और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं एशियन बाजारों की। शुरुआत काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए 0.5% की कमजोरी इस वक्त दिखा रहा है। शंघाई में भी कमजोरी है। निकाई में 52 अंकों की कमजोरी है। तो शुरुआत एशियाई बाजारों से काफी कमजोर देखने को मिल रही है। तो उसका असर आज कैसा दिखेगा, क्योंकि कल तो हमने भारतीय बाजारों में देखा कि एक दायरे में कारोबार था, लेकिन उसके बाद में निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखी। हालांकि लाल निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी कल काफी ज्यादा कमजोरी देखी गई है। लेकिन आज के लिए क्या क्यूज होने चाहिए, आज किस तरह से भारतीय बाजार रिएक्ट कर सकते हैं, तमाम संकेतों को देखते हुए ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये बताने के लिए अब मेरे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। जो ग्लोबल संकेत हैं वो भारतीय बाजारों के लिए वैसे देखा जाए तो उतने ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादातर बाजार इस समय अपने बुल रन में हैं, तो इसलिए आप ये जो गिरावट है, छोटी मोटी गिरावट है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी जहाँ जहाँ जो न्यूज़ फैक्टर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि महंगाई की चिंता न केवल भारत में है बल्कि यूएस में भी है। और महंगाई की चिंता से बाजार के अंदर कल यूएस मार्केट्स के अंदर टिपिकली डाउ के अंदर करीब 100 अंकों से ज़्यादा का नुकसान हमको देखने को मिला। यूरोपियन बाजार भी कल हल्के कमज़ोर थे, हालांकि उनकी गिरावट परसेंटेज में कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी। लगातार 8 दिन की तेजी के बाद कल यूएस मार्केट्स के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखी है। असल में खबर यह थी कि लेबर डिपार्टमेंट की पीपीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि महंगाई के फिर से बढ़ने के संकेत हैं। लगातार इस समय फेड की जो पॉलिसीज हैं वो इसी चीज को नोटिस कर रही है कि महंगाई कंट्रोल्ड हो, जो उनके डिजायर्ड नंबर हैं वहां पे रहे, और साथ ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर के साथ साथ में ग्रोथ भी उनकी बनी रहे, जैसे भारतीय बाजारों में या भारतीय आरबीआई भी करता है। इसके अलावा वहां पे आज शाम को सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आ जाएंगे और सितंबर तिमाही में अब तक 81% नतीजे अनुमान से बेहतर है, क्योंकि अर्निंग्स भी चल रही हैं। तो 81% जो नतीजे अब तक यूएस मार्केट्स के अंदर आए हैं वो अब अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकलौता ऐसा रीजन बना जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करवा के गया है। रीस्ट्रक्चरिंग की खबरें भी वहां पे चली हैं जीई के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, और उसकी वजह से शेयर उनका 5-5.5% ऊपर भी गया।
आप हेडलाइंस में पढ़ रहे थे टेस्ला के शेयर्स के बारे में। वो वजह ये थी कि असल में एलन मस्क अपना जो भी काम करते हैं वो ट्विटर पे बता के ही करते हैं। जब उन्होंने चाहे वो क्रिप्टो करेंसी बेचें या वो अपने शेयर बेचने की बात भी उन्होंने एक पोल के जरिए ट्विटर में अपने निवेशकों से, अपने लोगों से पूछा कि हम मेरे को बेचने चाहिए शेयर टेस्ला के, नहीं बेचने चाहिए। तो 57% लोगों ने वोट करके बताया कि हाँ आपको बेच देनी चाहिए शेयर। इस वजह से करीब 12% उस शेयर के अंदर नुकसान हमको देखने को मिला। हालांकि इन सबके इतर एक चीज जो धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो है क्रूड के दाम। भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्रूड के दाम का अपडेट भी दे देता हूं। अमेरिकी बाजारों में क्रूड के दामों में फिर से तेजी हमको देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $85 के पार हो गया। असल में यूएस ने भी अपने ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो छोड़ दी हैं। इसके अलावा चाइना में भी रिकवरी है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत में भी आपको पता है कि लगातार बेहतर आंकड़े आ रहे हैं इकोनॉमी के। तो हम 2-3 देश, बड़े देश हैं, खासकर चाइना, भारत, ये 2 ऐसे देश हैं जिनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से क्रूड के दामों में फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। $85 के आसपास ब्रेंट का भाव और WTI क्रूड करीब $84.5 के आसपास है। और रिकॉर्ड स्तरों की जहाँ तक बात बोलें तो 3 साल की ऊंचाई पर यानी कि $86 तक पहुँच गया था 25 अक्टूबर को। तो हम बहुत दूर नहीं है अपने हाई से। यही एक चिंता के कारण है जो कि आगे चल के इन्फ्लेशनरी प्रेशर को भी बनाए रख सकता है। ये ग्लोबल मार्केट के संकेत है। पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो अमेरिकी बाज़ारों में जो लगातार हम तेज़ी का दौर देख रहे थे वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है और कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी वापस से लौटी है। कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट का भाव $85 के पार है। तो और एशियाई बाज़ारों से भी जो संकेत हैं वो कुछ नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए भारतीय बाज़ारों के लिए कैसे समझना चाहिए इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईएस ने कल क्या किया है। एफआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। बिकवाली का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। 2445 करोड़ की बिकवाली कर करके गए हैं एफआईआई। हालांकि डीआईएस की अगर बात करेंगे तो कैश मार्केट में उनकी तरफ से खरीदारी हुई है 1417 करोड़ की। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईआई की भारी बिकवाली हुई है। करीब 2621 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कल एफआईआई। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज क्या रणनीति बना के चले निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल भी हमने हल्की कमजोरी दिखी थी। संकेत जो मिल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। इनफैक्ट वीक के स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडेक्स है वो डिसाइसिवनेस नहीं दिखा रहा है। हायर लेवल्स पे बार बार 18100 की जो लेवल हमने बात की थी 2 दिन पहले, उसी लेवल को टेस्ट करके उसके बाद वहां से प्रॉफिट टेकिंग का दौर चला और उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है। आज क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन होने की वजह से करीब 100 पॉइंट्स का डाउन का टिक दिख रहा है एसजीएक्स में भी। तो मेरे हिसाब से 17980 इंट्राडे के हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल रहेगा। अगर हम उसके नीचे ओपन होते हैं और मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो करीब 17880 तक के लेवल्स इंट्राडे में शायद देखने को मिल जाएं आपको। वो नेक्स्ट लेवल क्रिटिकल होगा फॉर द डे। बट अगर आप ट्रेंड की बात करें तो जो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा वो 750 के नीचे बढ़ेगा। तो एज ऑफ नाउ अभी इंडिकेशन कंसोलिडेशन के साइड पे ही है निफ्टी में। तो 17980 17880 इंट्राडे में सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ऊपर पे 18100 18170 ये काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस होंगे इनकेस अगर मार्केट में रिबाउंड आता है। तो चैलेंज ये आ रहा है अभी कि बैंकिंग इंडेक्स की परफॉर्मेंस एट पार नहीं है, जो कि उम्मीद थी कि वहां थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट वो नहीं हो रहा है अभी तक। तो वो चैलेंज को देखते हुए मुझे लगता है कि 39250 से लेकर 38900 ये लेवल क्रिटिकल होंगे इंट्राडे में। लास्ट जो हमने देखा था मार्केट में जब डिक्लाइन आया था तो बैंक निफ्टी में करीब 39,000 के अराउंड के लोज बने थे। तो वो लेवल काफी क्रिटिकल है। और अगर हम बाउंस की बात करें तो 39,600 से 40,100 ये लेवल रेजिस्टेंस क्रैक करेंगे ड्यूरिंग द डे। ओके, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए गए हैं, दायरा आपको बता दिया गया है। इसके अनुसार आज आप ट्रेड ले सकते हैं। अजीत, इसके अलावा आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? देखिए मुझे ये चीज काफी अच्छी हो रही है कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ एक सेलेक्ट थीम्स और सेक्टर्स जहां पे कि कॉन्टिन्यूस बाइंग दिख रही है और कंसिस्टेंट बाइंग
कंटिन्यू भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट फेल्स हो रहे हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से हमारा फोकस एरिया ज़्यादातर वहीं पे होना चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक आप चूज करें, थीम और सेक्टर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसा स्टॉक है भारत फोर्ज का। काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन, करीब 3-4 महीने की कंसोलिडेशन के बाद इसमें ऑफ लेट एक ब्रेकआउट आया है, और जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है रिकॉर्ड हाई पे हुई है, इंडिकेशन यही है कि एक नया हाई देखने को मिलेगा जल्दी। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 800 के स्टॉप लॉस के साथ 890 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक मेरा पॉलीकैब का है। इस स्टॉक में भी अपने रिकॉर्ड हाइस पे एक प्रॉफिट टेकिंग फेज के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, और कल के सेशन में इसमें इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 2360 के स्टॉप के साथ 2650 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर अपनानी है आपको तो भारत फॉर्ज और पॉली कैब काफ़ी बेहतर लग रहा है, यहाँ पर आप रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं इन दोनों ही शेयरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो मार्केट पर तो रणनीति आपको बता दी गई है, और भी आगे हम ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताएंगे, लेकिन अब रुख डालते हैं खबरों पर कि कौन से खबरों पर आज फोकस करना चाहिए। और शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी ढेर सारे आए हैं, कौन कौन से अहम नतीजे हैं और कैसे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे तो पावर ग्रिड के नतीजे आए थे। रेवेन्यू इनलाइन था, एबिडा इनलाइन था और पैट भी इनलाइन था। रेगुलेटेड बिजनेस है, और अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो पावर डिमांड, पावर यूसेज, बीट इंडस्ट्रियल या आप ले सकते हैं घरेलू डिमांड, ये सारे डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली, और टॉप लाइन में भी 10% का ग्रोथ देखने मिला। वायदे बाजार में फोकस करते हैं तो यही चीज़ जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के जो नतीजे आए हैं उसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ में लगभग 40% का ग्रोथ हुआ है, और दोनों ऑपरेटिंग लॉस ले लीजिए या नेट लॉस ले लीजिए ये भी नैरो डाउन हो गए हैं। बहुत अच्छी सेगमेंट पे ग्रोथ दिखी है, स्पेशली पावर सेगमेंट पे। उसके अलावा बात करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखते हैं इसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है, अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिली है ओवरऑल। और ओवरऑल जो प्राइसेस है एलएनजीज़ की उसमें भी एक टाइप से प्राइस हाइक्स जो है कंपनी ने की है, 1 या 2 बार ऑलरेडी कर चुकी है पिछले 6 महीने में। और हम देख सकते हैं कि एबिडा, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ये सारे जो पैरामीटर्स है लगभग 22 से लेकर 30% तक का ग्रोथ दिखा है। उसके अलावा ऑटो स्पेस से बात करेंगे, बॉश के शानदार नतीजे आए हैं। रेवेन्यू में जो टॉप लाइन नंबर्स देखे हैं उसमें लगभग 18% का ग्रोथ देखने मिला है, और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे पे आई है, और ऑलमोस्ट 372 करोड़ का जो है प्रॉफिट देखने मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी जो है इस साल जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, तो ये बॉश बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी रहेगा ट्रैक करने के लिए। उसके अलावा आईजीएल ने भी बहुत अच्छे नतीजे लाए हैं, ऑलमोस्ट 21% से ज़्यादा जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला है, और प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 26% का इजाफा हुआ है। हालांकि मैक्स फाइनेंशियल जो आखिरी स्टॉक मैं बताऊंगा वायदे बाजार के, उनके जो नतीजे हैं थोड़े वीक आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी दबाव है 12% का, और पैट में भी लगभग 41% का डाउनटिक देखने मिला है। कैश के बाजार में भी 2 इंपॉर्टेंट नतीजे हमने ट्रैक किए हैं, जिसमें HEG ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिया है, लगभग 61% का ग्रोथ देखने मिला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। याद रखिए जिनके जो प्राइसेस है इनमें बहुत एक अच्छी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्राइसेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जैसे मेटल स्पेस में देखा गया है, तो इसमें ये रब ऑफ देखने मिला है। और गोदरेज एग्रोवेट एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था कि मिले जुले नतीजे रहेंगे, रेवेन्यूज़ में अनाउंस था कि ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन पैट ऑलमोस्ट फ्लैट था, और मार्जिन्स में भी 1% का दबाव देखने मिला था। तो ओवरऑल जो है मिले जुले काइंड ऑफ नतीजे जो है ब्रॉडर मार्केट्स में आज देखने मिले। तो ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादातर नंबर्स मिले जुले ही देखने को मिले हैं, और आज भी रिजल्ट हैवी डे होगा। वायदा बाजार से भी काफ़ी सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, और कैश सेगमेंट में भी काफ़ी सारी कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा शरद आज स्टॉक स्पेसिफिक आज खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ पर आज फोकस कहाँ है? आज फोकस खबरों वाले शेयर्स में रहेगा। सेल को मैंने पिक किया है क्योंकि जो खनन मंत्रालय है उन्होंने कैप्टिव माइंस के जो मिनरल की बिक्री की नियमों में संशोधन किया है, और लगभग नए नियमों के मुताबिक जो है कैप्टिव माइंस में 50% के बिक्री की अनुमति दे दी है। और सेल हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो ये एक्स्ट्रा जो मिनरल्स है उनके जो बैकलॉग है वो बहुत एक अच्छे अमाउंट पे है, लगभग 100 मिलियन टन पे हैं। उसके अलावा फार्मा कंपनीज रहेगा फोकस में,
उनकी जो लॉबी है वो गवर्नमेंट के पास जाके कह रही है कि मेडिसिन प्राइसेस बढ़ाया जाए। अगर शेड्यूल्ड ड्रग्स की बात करें तो लगभग 10% की मांग है बढ़ोतरी की, और अनशेड्यूल्ड ड्रग्स की बात करें तो लगभग 20% है मांग की प्राइसेस हाई किया जाए इन ड्रग्स को लेके। मॉयल में आज उनके नतीजे आएंगे, लेकिन आज बोर्ड जो है बाईबैक की भी विचार करने वाली है, तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल आपके मेटल स्पेस पे भी रहेगा फोकस। विप्रो में ड्राइवनेट्स के साथ उन्होंने एक कंप्यूटेशनल प्रोवाइडिंग के लिए एक करार किया है। सिप्ला भी आज फोकस में रहेगा पुलमाजोन के लिए, जो पुलमाट्रिक्स के साथ समझौता था उनका संशोधन किया है, और ये एक टाइप से रिम्बर्समेंट कंपनी देने वाली है इस कंपनी को। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बैंक से बात करेगी लोन रिकास्ट किया जाए। कल याद रखिएगा स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली थी, तो उसके कारण क्या है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट में डिले कर सकते हैं, या जो टेन्योर्स होती है उसको लंबी खींच सकते हैं, या लोन रेट्स कम हो सकते हैं, तो इस पे बातचीत चल रही थी और एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टॉक में दिखा। इंडियन होटल्स रहेगा फोकस में। उन्होंने राइट्स इश्यू प्राइस को फिक्स कर दिया 150 रुपये प्रति राइट्स पर शेयर पे, और ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ जो है रेज करने वाले हैं। डिक्सन टेक भी रहेगा फोकस में। उन्होंने जेवी एग्रीमेंट साइन किया बीटल टेलीटेक से, और उसके अलावा कल एक बड़ी डील हुई थी एसएच केलकर की, लगभग 9 से लेकर 10.5% तक का इक्विटी चेंज हुआ था। तो ओवरऑल उसमें पाया गया कि ब्लैकस्टोन है उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है कंपनी को, और जो रिमेनिंग 10.4% स्टेक है उन्होंने बेच दिया। ऑलमोस्ट 4.5 गुना जो है रिटर्न्स आया है उनके इन्वेस्टमेंट्स में। और जो खरीदार है जो ये स्टेक लिए है वो है फेर्मिनिच एरोमेटिक्स। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड परफ्यूम और जो है फ्रेग्रेंस कंपनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिखा आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर से फाइनेंशियल इन्वेस्टर की ओर जो है एसएच केलकर में गए। और आखिर में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा। उन्होंने अनाउंस किया कि केजी कृष्णामूर्ति जो है कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे अगले फरवरी से। ये जो पर्सन है केजी कृष्णामूर्ति, ये ऑलरेडी जो है एमडी सीईओ रह चुके थे एचडीएफसी प्रॉपर्टी वेंचर्स के। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप देखने को मिल रहा है। स्पेशल सिचुएशंस थीम को देखे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में, तो ये ओवरऑल जो है शेयर जो है खबर के दम पे आज फोकस में रहेंगे। पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन आज एक्शन दिखेगा प्राइमरी मार्केट्स में भी। आज से लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ खुल रहा है। ये आईपीओ आज से खुलेगा और 12 नवंबर तक चलेगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 190 से 197 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज इसका 76 शेयर्स हैं और इशू साइज जो है वो 600 करोड़ है, जिसमें कि कंपनी फ्रेश इशू के जरिए करीब 474 करोड़ और ओएफएस के जरिए 126 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो इस आईपीओ पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा आज पेटीएम के आईपीओ में पैसे लगाने का भी आज आखिरी दिन है, और इसके अलावा सफाई फूड्स का आईपीओ भी आज इसका दूसरा दिन है। तो ये आईपीओ मार्केट में भी काफी ज्यादा एक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज की। अजीत ने हमें 2 ट्रेडिंग आइडियाज दिए, पॉलीकैब पर और भारत फोर्ज, उनको अच्छा लग रहा है आज के लिए। इसके अलावा और भी काफी सारे ट्रेडिंग आइडियाज हैं। निर्मल बांग ने आईडीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट होगा 62 का, स्टॉप लॉस लगाइए 57 का। और डॉनियर में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है 66 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 59 का। तो ये 2 कॉल्स हैं, दोनों में खरीदारी करने की राय। और सेंट्रम के तरफ से भी जो 2 कॉल्स आ रहे हैं उसमें खरीदारी करके चलिए। कावेरी सीड्स में 560 के लेवल्स तक के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 527 का। और अगला कॉल है टाटा केमिकल्स पर, यहाँ पर भी बाय की रणनीति सुझा रहे हैं। 980 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 932 का। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज जो भी हम देख रहे हैं सभी में खरीदारी करने की राय आज आपको दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है इस कमजोर बाजार में भी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर आज ये ट्रेडिंग आइडियाज दिए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। और शुरुआत करेंगे औरोबिंदो फार्मा से। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य है 860 रुपये प्रति शेयर का। ये एक रिपोर्ट है जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है ब्रिटानिया पर, कल नतीजे आए थे कंपनी के, उसके बाद इक्वल वेट की रेटिंग दी जा रही है कंपनी पर और लक्ष्य है 3919 का। तो यहाँ पर भी आज आप पर नजर रखिए। नोमुरा की रिपोर्ट आई है इंश्योरेंस कंपनियों पर, जिसमें कि एसबीआई लाइफ
टॉप पिक है। और SBI लाइफ हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं और टॉप पिक है। कल भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जो कि SBI लाइफ जिनको पसंद आ रहा था। मार्जिन लेवल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उस लिहाज से SBI लाइफ पर आज आप नज़र रख सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं एंटी की। M&M पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं और जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है, 1020 से बढ़ाकर 1100 का लक्ष्य देख रहे हैं। तो ये कुछ तमाम ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट से जुड़ी सारी रणनीति हमने आपको बताई, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज बताइए कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनाने की राय देंगे आप? हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में जो फोकस रहना चाहिए बुलियन और एनर्जी सेक्टर पर ही रहना चाहिए। एनर्जी सेक्टर से जो रिकमेंड करेंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल को रिकमेंड करेंगे, बिकॉज क्रूड ऑयल अगेन जो है वो 2 वीक्स के हाई के आसपास में ट्रेड करता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आया। अप्रोक्सीमेटली 2% का गेन वहाँ पे क्रूड में देखने को मिला है। ओवरऑल अगर नाइमेक्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड भी जो है वो $85 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल तेजी एनर्जी सेक्टर के अंदर नजर आ रही है। क्रूड के अंदर MCX में जो है अगर 6200 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां से बाय की रणनीति अपनानी चाहिए। स्टॉप लॉस 6130 का रखना होगा। हायर साइड टारगेट 6300 एंड 6350 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा कॉल जो है वो बुलियन मार्केट से रहेगा। गोल्ड में यहाँ पर एक अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से पिछले 4 दिन से लगातार तेजी बनी हुई है, करीब अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 पॉइंट्स तक की रैली जो है वो लोअर लेवल से हमें देखने को मिली है। प्राइजेस 48,300 के आसपास में सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है बेस्ट लेवल है यहाँ से बाइंग करने के लिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 48,150 का लेना होगा। हायर साइड टारगेट एक्सपेक्टेड है 48,600 एंड 48,650। ओके, तो कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी बन रही है, खरीदारी की रणनीति अपनाने की राय दी जा रही है 6300 के लेवल्स के लिए। और सोने में भी खरीदारी करने की राय 48,600 के लेवल्स के लिए आप सोने में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, ऐसे में हमने BSE के CEO आशीष चौहान से खास बातचीत की और उनका कहना है कि निवेश पर निवेशकों के सेंटिमेंट पहले और अब में काफ़ी बदलाव आया है। साथ ही म्यूचुअल फंड से जो ट्रांजैक्शन है उसमें आगे और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस करीब 12 साल में 1000 से 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस करना वर्ल्ड में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स में होता है। और क्योंकि ये BSE के अंदर है तो स्वाभाविक है कि BSE की जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट या IT की जो सिस्टम्स हैं वो उसका जो लाभ BSE स्टार MF को भी मिलता है। और हमारे पास म्यूचुअल फंड के ही करीब 6 करोड़ जितने कस्टमर्स आज हमारे पास रजिस्टर्ड है। टोटल जो फोलियोज़ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 10 करोड़ है, उसमें से 6 करोड़ लोगों ने BSE के द्वारा निवेश किया हुआ है। और मुझे लग रहा है करीब करीब सभी जो बड़े और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो निवेशकों से म्यूचुअल फंड के लिए पैसा जुटाते हैं वो BSE पे धीरे धीरे करके आ रहा है। और आगे जाके आज हमें लग रहा है कि करीब 40 से 50% जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में वो BSE स्टार MF के द्वारा होते हैं। मुझे लग रहा है आगे जाके वो 80 से 90% हो सकता है। और उसमें जो ग्रोथ देखने मिला है म्यूचुअल फंड में वो भी मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारा हिस्सा BSE स्टार MF को देना चाहिए। पहले जो निवेशक होते थे थोड़े कॉशियस होते थे और क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट की पद्धति है वो पूरे भारतवर्ष में एक तरह से उसका प्रचार नहीं हुआ था, तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के तक ही सीमित थी। और थोड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली या कलकत्ते में कई लोग निवेश करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत अधिक कमाते हैं और अधिक बचत भी करते हैं, तो वो भी एक तरह से निवेश करना चाहते हैं। और बैंकों में जो जब फिक्स डिपॉजिट हम रखते हैं तो उसमें आजकल कम इंटरेस्ट मिलने लगा है, तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। रिटायरीज जो है जो अपने पैसे को ज़्यादा एक तरह से सेफ रखना चाहते हैं
वो भी क्योंकि बैंकों में आज निवेश करने से, फिक्स डिपॉजिट में रखने से या सेविंग बैंक में रखने से बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो वो लोग भी जो है स्टॉक मार्केट की तरह आकर्षित हुए हैं। जो यंगस्टर्स है 18 साल 19-20 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, वो भी आज मोबाइल के द्वारा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली निवेश करने का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के जरिए भी आप निवेश करते हैं। तो पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर जब से कोविड शुरू हुआ है तब से बीएसई में करीब 3 करोड़ नए इन्वेस्टर अकाउंट्स खुले हैं, जबकि पूरे 144 साल में उसके पहले सिर्फ 5 करोड़ अकाउंट खोले थे। तो करीब 60% जो ज़्यादा नए अकाउंट्स ये कोविड के दरमियान खुले हैं, क्योंकि लोग भी घर पे बैठे हुए थे, लोग भी टेलीविज़न देख रहे थे और उनको लग रहा था कि भाई हम भी इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ा एक उनको समझ भी मिली और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए हुए हैं।